Hello everyone, this is Professor Devendra Singh from Veer Classes. This is the next video in the series of OR exam preparation lectures. Let's start with a small prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Let's start now. The focus for today's video is chapter Theory of Games, also called as Games Theory. Okay, this is from Unit 4, one of the most interesting, easiest topics, जिसमें हम लोग को सारी theory cover करनी है. Now, to begin with, we are talking about the different terms, terminologies जो अपने chapter में use हुई है. The first being players. जब मैं अपने chapter game theory की बात कर रहा हूँ, the concept is very clear कि यहाँ पर we are talking about business as the game. ठीक है, हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं, उनको हमने नाम दिया है प्लेयर्स. लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस. प्लेयर्स, द वेरियस पार्टिसिपेंट्स और डिसीजन मेकर्स इन द गेम आर कॉल्ड प्लेयर्स. कम से कम 2 प्लेयर्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं. A game having 2 competitors opposing each other are called as 2-person game. और अगर 2 पर्सन से ज्यादा है, 2 पार्टिसिपेंट से ज्यादा है, तो दैट पर्टिकुलर गेम विल बी कॉल्ड एज अ n-person गेम. याद रखना, 2 पार्टिसिपेंट्स तो 2-person गेम, मोर देन 2 प्लेयर्स, मोर देन 2 पार्टिसिपेंट, तो इट इज कॉल्ड एज n-person गेम. ओके, अब जब कभी भी कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज को लॉन्च करना चाहता है, कोई भी प्लान इनटू एक्शन डालना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसके पास एक से ज्यादा अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है. तो पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, ईच प्लेयर हैज फाइनाइट नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू इट. दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रेटजीज. मतलब जो प्लान, जो एग्जीक्यूशन वो करना चाहता है, जो अलग अलग एक्टिविटीज उसने प्लान की है अपने फ्यूचर के लिए, वो सारी चीजों को नाम क्या दिया हमने? स्ट्रेटजी. पॉइंट नंबर 3, प्ले. अब प्ले का मतलब क्या? मैं एक कॉम्पिटिटर हूं, मेरे सामने एक मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा है. फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई एम भारती एयरटेल एंड देयर इज अ कॉम्पिटिटर जियो. तो यहां पर जब मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी पुटअप की और सामने जियो ने भी अपनी सेम एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी टू काउंटर माय स्ट्रैटेजी डाली है, तो जब हम दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर ली, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्ले. लेट्स रीड. A play occurs when each player selects one of its strategies. उसके 2 assumption है. वापस से बोल रहा हूं, दोनों प्लेयर साथ में हम लोग यहाँ पर अपने अपनी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर रहे हैं. 2 basic assumptions of the play are: all the players choose their respective strategies simultaneously. मुझे नहीं पता कि वो कब खेलने वाला है, उसे नहीं पता कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी कब प्ले करूंगा, लेकिन अजम्पशन ये है कि हम दोनों अपनी स्ट्रैटेजी पुटअप करते हैं साइमल्टेनियसली. पॉइंट नंबर बी, नो प्लेयर नोज द चॉइस मेड बाय इट्स ओपोनेंट्स अंटिल इट हैज मेड इट्स ओन डिसीजन. मुझे नहीं पता कि वो बंदे ने क्या स्ट्रैटेजी की है, कब प्ले किया है, और ना ही उसको पता है कि मैं कब और कहां कौन सी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने वाला हूं. बट यहां पर अजम्पशन यही है कि हम दोनों, अगेन रिपीटिंग, साइमल्टेनियसली अपनी स्ट्रैटेजीज खेलने वाले हैं. ठीक है, that ends point number 3. Let's go to point number 4. Point number 4 का नाम दिया है payoff. Payoff is the outcome of the interaction of selected strategies of opponents in the game. मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी सेलेक्ट की, मेरे ओपोनेंट ने, मेरे कॉम्पिटिटर ने एक स्ट्रेटेजी सेलेक्ट की. उनका जो काउंटर इंटरेक्शन हुआ, उनका जो आमने सामने क्रॉस फायर हुआ, उस वजह से जो वैल्यूज अपने सम में दिखती है, जो टेबल अपने सम में दिखता है, उसको हम कहते हैं पे ऑफ. उस वैल्यूज को क्या कहते हैं हम? पे ऑफ. अब जब तुमने टेबल देखा होगा, तो टेबल में कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होती है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होती है. तो लेट्स रीड, क्या मतलब होता है उसका? पॉजिटिव पे ऑफ इज अ गेन एंड नेगेटिव पे ऑफ इज अ लॉस. ओके, इन अ 2-person गेम, व्हेन वन पार्टी गेन्स द अदर पार्टी लूजेस. अब 2 लोग अगर कोई कंपटीशन में है, तो अगर पहला जीतेगा तो इट इज वेरी क्लियर दैट द अदर पर्सन विल लूज. ठीक है, तो 2-person गेम में 1 person's win is other person's loss. Okay, going to the next point number 5, payoff matrix. अब जो टेबल आप क्वेश्चन में देखते हो, उस टेबल को
उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स. द टेबल विच रिप्रेजेंट्स द आउटकम ऑफ द गेम, दैट इज पे ऑफ for all possible combination of interaction of opposing strategies is called as payoff table. टेबल में प्लेयर ए की 1, 2, 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है, प्लेयर बी के पास भी 2 या 3 स्ट्रैटेजीज हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है. तो इन सारी इंटरेक्शंस का, अपोजिंग इंटरेक्शंस का जो वैल्यू अपने को एक टैबुलर फॉर्मेट में दिखता है, उसको हमने नाम दिया था पे ऑफ मैट्रिक्स. उसको हमने नाम दिया था पे ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. अब यहां पर रो मिनिमा, कॉलम मिनिमा, मैक्सीमैक्स, मिनीमैक्स, सैडल पॉइंट, ये सारी चीजों को मैं एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूं. बट फॉर टाइम बीइंग हम आगे बढ़ते हैं. आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट नंबर 6 to 10 इन जस्ट अ मोमेंट. ओके. अब यहां पर मेरा फोकस है कि हम टाइप्स ऑफ गेम्स की बात करेंगे. हम लोग यहां पर टाइप्स ऑफ गेम्स की बात करेंगे. ओके, जस्ट अ मिनट. Okay, so we were talking about types of games. Let's read and understand what is given in point number 1. पहला पॉइंट में लिखा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स. मतलब यहाँ पर कंपटीशन में कितने पार्टिसिपेंट्स है उसके हिसाब से गेम्स को डिस्क्राइब किया है, जो ऑलरेडी हमने कवर किया, फिर भी मैं वापस से रीड कर रहा हूँ. इट सेज व्हेन देयर आर 2 players in a game, it is called as a 2-person game. If there are more than 2 players in the game, it is called as n-person game. Okay, very simple. 2 players, 2-person game. More than 2 players, it is called as n-person game. Based on nature of interest of players, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है वो किस इच्छा से कंपटीशन में उतरे हैं, किस मेंटल स्टेट से कंपटीशन में उतरे, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. When the players are in the game are antagonistic to each other, मतलब उनका मेंटालिटी opposing है, they are completely in, एकदम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन से मार्केट में आए हैं. ओके, there is only one winner at the cost of all other players. There is only one winner at the cost of all other players. इसका बेस्ट एग्जांपल इज जियो मोबाइल. When it entered the market, उसने सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की अच्छे से बैंड बजा दी थी. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अदर्स टू सर्वाइव. उसमें जियो ने एक ही लॉजिक रखा था, आई शुड विन, अदर्स शुड लूज. आगे लिखा है हेंस द गेन्स ऑफ द विनर आर इक्वल टू द टोटल लॉसेस ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स. मैं ऐसा बोल सकता हूं, गेन्स ऑफ द विनर यानी जियो आर इक्वल टू लॉसेस ऑफ ऑल द अदर प्लेयर्स, ऑल द अदर टेलीकॉम सेक्टर प्लेयर्स, राइट. दिस इज कॉल्ड एज अ जीरो सम गेम. जीरो सम गेम क्यों बोला? क्योंकि एक का जो विन था वो बाकी सारे लॉसेस के इक्वल था. Okay, that's why it is called as a zero sum game, as the sum of the gains of all the players in game is zero. मैं अगर जियो का प्रॉफिट की बात करूं और बाकी सारे लोगों के लॉसेस की बात करूं, when we add them together, जियो का अगर 100 का प्रॉफिट हुआ है, बाकी का 20, 30, 40 का लॉस है, 20 का लॉस है, वो सब कंबाइन करके टोटल क्या आएगा? जीरो. That's why it is called as a zero sum game. Okay? अब हर बार हम जियो की तरह ही सोचें, खुद का भला करे दूसरे का भला ना करे, ऐसा नहीं होता. देयर आर पीपल, देयर आर कंपनीज विच कैन कोएग्जिस्ट. तो आगे क्या लिखा है देखो, वेयर एज इफ द प्लेयर्स आर विलिंग टू कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे का भला कर सकते हैं, देन द ऑब्जेक्टिव इज म्यूचुअल बेनिफिट. वहां पर हम खुद का नहीं, सबका सर्वाइवल की बात कर रहे हैं. द फोकस इज ऑन arriving at the right decision which benefits all. This is called as a non-zero sum game. जब अपना ऑब्जेक्टिव म्यूचुअल बेनिफिट है तो उस गेम को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ non-zero sum game, as the sum of gains of all the players is not equal to zero. It is not equal to zero. करेक्ट है? समझ में आया इधर तक? Going ahead, टाइप्स ऑफ गेम में तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सैडल पॉइंट. इफ द सैडल पॉइंट इज अवेलेबल इन द गेम, इट इज कॉल्ड एज अ प्योर स्ट्रेटेजी गेम. अगर अपने सब में सैडल पॉइंट आया तो वो एक प्योर स्ट्रेटेजी गेम है. और अगर अपने सब में सैडल पॉइंट अवेलेबल नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल, देन इट इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड स्ट्रेटेजी गेम. ठीक है? So these were the types of games.
बट नाउ टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज है, सैडल पॉइंट क्या है, मैक्सीमैक्स क्या है, मिनीमैक्स क्या है, जो हम लोग ने छोड़ा था, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. लेट्स सी विथ सम एग्जांपल. हियर इज अ सम जहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेयर एक्स का नाम लिखा है और टॉप पर प्लेयर वाई का नाम लिखा है. प्लेयर एक्स के लिए वी ऑलवेज लुक रो वाइज एंड प्लेयर वाई के लिए आर पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉलम वाइज, यानी टॉप टू बॉटम. प्लेयर एक्स के लिए हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2. एंड प्लेयर वाई के लिए वी हैव स्ट्रैटेजी 1, 2 एंड 3. राइट. अब प्लीज समझना कि हमको यहां पर सम सॉल्व करता है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग. ओके. नाउ एज आई सेड, प्लेयर एक्स के लिए वी आर सपोज टू लुक हॉरिजॉन्टली, रो वाइज. हम यहां पर सम में सबसे पहले प्लेयर एक्स के लिए रो वाइज मिनिमम वैल्यू यानी रो मिनिमा फाइंड आउट करते हैं. तो लुकिंग इन द फर्स्ट रो 4, 7 और 6 है, तो सबसे छोटा नंबर जो यहां पर होगा वो नंबर को हमको यहां बाहर लिखना है, विच इज 4. सिमिलरली सेकेंड रो में जहां पर -3, 5 और 4 दिख रहा है, -4 दिख रहा है, उसमें सबसे छोटा नंबर इज -4. ठीक है. तो हमने प्लेयर एक्स के लिए रो वाइज मिनिमम नंबर निकाल लिया. दिस इज कॉल्ड एज रो मिनिमा. रो में से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना इज कॉल्ड एज रो मिनिमा. सेम वे आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ प्लेयर वाई, जिसमें मैंने कहा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टॉप टू बॉटम होगा, जिसमें हमारा व्यू टॉप टू बॉटम होगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है. मुझे कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसका नाम है कॉलम मैक्सिमा. सो प्लीज लुक इन कॉलम 1 जहां पर मुझे 4 और -3 दिख रहा है. तो इस 4 और -3 में जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैं यहां पर लिस्ट डाउन करूंगा. तो फर्स्ट कॉलम में बड़ा नंबर इज 4. सेकेंड कॉलम में मेरे पास 7 और 5, 7 और 5 है. उसमें से जो बड़ा नंबर है 7, वो मैंने नीचे लिस्ट डाउन कर लिया. थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूं, 6 एंड -4 दिख रहा है मुझे. तो 6 और -4 में से बड़ा नंबर यानी 6 हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लिया. ठीक है. तो जब कॉलम में से आपने मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट की, हमने कॉलम मैक्सिमा फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. अब जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम रो मिनिमा की बात कर रहे हैं. प्लीज फोकस, आई एम टॉकिंग अबाउट रो मिनिमा. रो मिनिमा यानी रो के छोटे नंबर सेलेक्ट किए हैं. प्लीज अब जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर दिए गए हैं, जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये मैट्रिक्स के सारे नंबर्स को भूल जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. अब नाउ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो वैल्यूज हमने बाहर निकाली है, जो हमने ब्लू में हाईलाइट की है, प्लीज उसको ही देखना. ठीक है. सो नाउ जब मैं रो मिनिमा की बात कर रहा हूं, मिनिमम में से, ब्लू ब्रैकेट में देखना, मिनिमम में से जो सबसे बड़ा नंबर है, मुझे यहां पर 4 दिख रहा है और एक -4 दिख रहा है. इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? इट इज ऑब्वियसली 4. तो जब मिनिमम में से मैक्सिमम फाइंड आउट किया, तो उसको हमने नाम दिया मैक्सिमिन. क्या नाम दिया हमने उसको? मैक्सिमिन. मिनिमम में से मैक्सिमम. ओके. यहां पर प्लेयर एक्स का काम खत्म हुआ. नाउ कमिंग टू प्लेयर वाई. प्लेयर वाई के लिए हमने मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट की थी. अब एग्जैक्टली उल्टा काम करो. इस ब्रैकेट में से, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं फिर से, 4, 7, 6 वाले ब्रैकेट में से जो सबसे छोटा नंबर होगा, यानी इन नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, वो नंबर हम लोग यहां पर लिखेंगे. एंड दैट इज कॉल्ड एज मिनीमैक्स. तो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में 4, 7 और 6 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इट इज 4. तो यहां पर 4 मिनीमैक्स आया और यहां पर 4 मैक्सिमिन आया. जब आपका मैक्सिमिन ऑफ रोज इज इक्वल टू मिनीमैक्स ऑफ कॉलम्स, देन वी से कि सम में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. जब मैक्सिमिन ऑफ रोज इज इक्वल टू मिनीमैक्स ऑफ कॉलम्स, तब हम कहते हैं कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है. समझ में आया आपको? दिस वाज ऑल दैट वी हैड टू कवर इन आवर थियोरी पार्ट. नाउ
लेट्स हेड ओवर एंड थोड़े एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स. ओके, सो चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. चलिए, वी आर ऑल सेट टू गो. गेम थियोरी में पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है, डैश इज डिफाइंड एज एन एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पर्सन्स इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज बाय ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स. जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, जब कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको हमने नाम दिया था एज गेम, राइट? Point is, game is defined as an activity between two or more persons involving activities by each person according to a set of rules. Question number 2. Dash is the type of decision theory in which one's own choice of action is determined after taking into account all possible alternatives available to an opponent playing the same game. यहाँ पर मतलब ये है कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं, दूसरे कॉम्पिटिटर्स की भी स्ट्रैटेजीज को वैल्यू कर रहा हूं. उसने कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की है उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजीज सेलेक्ट करूंगा. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज गेम थियोरी. इट इज कॉल्ड एज गेम थियोरी. ओके, चलो नेक्स्ट वाले पे आओ प्लीज. द कॉम्पिटिटर्स इन अ गेम आर ऑल्सो नोन एज, इट इज वेरी सिंपल, प्लेयर्स. हमने ऑलरेडी कवर किया है. कॉम्पिटिटर्स को क्या कहते हैं? प्लेयर्स. Point number 4, a dash represents a competitive situation between two parties and played with a certain predetermined rules. Question number 1 की तरह इसका आंसर भी game. Okay? A game having two players is known as two-person game. Two-person game. और अगर दो से ज्यादा प्लेयर्स हो तो क्या कहते हैं हम उसको? We call it as n-person game. Okay? Now, आगे लिखा हुआ है all the possibilities. I'm sorry, just a minute. Yeah. Point number 6, all the possible courses of action that are available to a player is known as strategies. Is known as strategies. There are two types of strategies. अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर हम लोग सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वी कॉल इट एज प्योर स्ट्रैटेजी, और अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वी कॉल इट एज मिक्स्ड स्ट्रैटेजी. यहाँ पर आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, प्लीज समझना. फर्स्ट आंसर इज प्योर, सेकेंड आंसर इज मिक्स्ड. ठीक है, दैट्स इट. This is all that we had to cover for the chapter games theory. We'll be coming out for more things. Link for practice questions is also attached in the message. Please go through the video twice and also solve the questions which are attached on the Google Drive. Thank you so much. Have a great day.